तो कैसे हो आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसको कोई कोई एसएसटी बोलता है, कोई सोशल साइंस बोलता है, कोई सामाजिक विज्ञान बोलता है। तो क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का टॉप 80 यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, जिसको एमबीबीआई कहता है, कोई वीवीआई कहता है, कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन कहता है, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है, जिसमें 80 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यानी जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, विथ आंसर लेके आया हूँ, यानी कि सॉल्यूशन के साथ, डिफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ। तो यहाँ पे 80 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होगा किसका, सामाजिक विज्ञान का। अगर 80 के 80 याद कर लेते हो तो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन जितना पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें 3-4 कैटेगरी होता है। एक तो होता है इतिहास का होता है, जिसको आपको हिस्ट्री कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान होता है जिसको आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल होता है, आपदा प्रबंधन होता है। सभी का क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होता है मेरे दोस्त, मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। यह मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए होता है, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, बार बार नहीं बोलूंगा। चलो क्वेश्चन पर बनने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब बोलोगे 21 नंबर क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखे हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, याद रखना। पार्ट 1 और पार्ट 1 और 2 को दे रखे हैं, ठीक है ना। उस जगह का जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या आपको मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो लिंक, ठीक है ना, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। देखिए चिपको आंदोलन में हुआ क्या था। देखिए चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड के एक दहराई क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उत्तराखंड के यहाँ पे उत्तराखंड के देहराई वाला क्षेत्र था एक, जहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। उसमें होता क्या था कि जो वहां पे पेड़ था ना, पेड़ जानते हो, पेड़ से औरत लोग चिपक कर उसको काटने से उसको विरोध करती थी। जैसे कि होता क्या थी, अभी देखना पेड़ रोपा जाता है और थोड़ा मोटाता भी नहीं, उसको काट देता है सब, यानी कि रीजन नहीं है, थोड़ा वो अपना मतलब जवान हुआ नहीं था, बच्चे में उसको काट देता है, ठीक है ना। तो अवध कटाई, अवध मतलब होता है बच्चा, ठीक है ना, मतलब अब वो मोटाया नहीं, वो काटने लायक हुआ नहीं, तब काट देता है। तो अवध कटाई पर रोक लगाता था वहां का औरत लोग, कैसे, तो वहां पे पेड़ से चिपक कर, वहां के ठेकेदार लोग काटता था तो वहां पे पेड़ से चिपक कर क्या करता था औरत लोग, उसको रोक लगाया जाता था। और किसके नेतृत्व में, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, याद रखना यहाँ पे देखो, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। किसके दशक में, तो 1970 से 1980 के दशक में चलाया गया था। उसके बाद जब यहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ, उसके बाद वहां के सरकार ने कम से कम 10 साल के लिए वहां के 10 या वहां के, उसके बाद वहां पे क्या किया, एक रोक लगा दिया, वहां पे पेड़ को कोई कटाई नहीं कर सकता है। तो चलो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो 1970 से 70 से 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के देहराई, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड होना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे, सबसे पहले मिसप्रिंट यहाँ पे उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है। उत्तराखंड के देहराई, यहाँ पे देहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे जो लिखा गया है, तो उत्तराखंड के गहराई क्षेत्र है, ठीक है ना। सिंपल ये समझो, ज्यादा इस पर जाओगे ना तो नहीं होगा, तो याद रखना उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं। सबसे पहले मिसप्रिंट यहाँ पे किया गया है, तो याद रखना उत्तराखंड लिखना। तो 1970 से 80 के दशक में, ठीक है ना, उत्तराखंड के देहराई वाले क्षेत्र में, ये ज्यादा इस पर ध्यान मत दो, ठीक है ना, देहराई वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, देहराई वाले क्षेत्रों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ पे जनजातीय द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। या सीधा समझ सकते हो कि 1970 से 1980 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ पे उत्तराखंड के देहराई वाले क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। यह आंदोलन क्या था, यहाँ पे आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना। यहाँ की स्थानीय जनजातीय ठेकेदारों को हरे भरे पौधों को, यानी कि सीधा समझिए, यहाँ के जो उत्तराखंड के जो देहराई वाला क्षेत्र था, ठीक है ना, वहाँ का जो हरा भरा पौधा था, तो वहाँ के जो ठेकेदार लोग, ठेकेदार जानते हैं, ठेकेदार जो ठेका पर लेकर काम करता है, ठीक है ना, ठेकेदार। तो ठेकेदार जो पेड़ के कटा के लिए ठेका लेता है कि भाई हम काट देंगे इतना, तो ठेकेदार जिसको बोलते हैं। तो वहाँ के ठेकेदारों ने क्या कहा, हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, यानी कि वहां के महिलाएं लोग, वहां पे जो जनजाति लोग रहता था, तो उसको बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाता था, ठीक है ना, चिपक जाते थे। उसे क्या कहते, उसे घेर लेते थे, मतलब घेर मतलब उस पेड़ को चारों तरफ से घेर लेते थे, ठीक है ना।
याद रखिएगा इस बात को, पेड़ों को घेर लेते थे। इससे क्या होता है, इसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, यानी कि चिपक कर पेड़ों को बचाना। सिंपल समझिए, चिपक कर पेड़ों को बचाना, उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है ना, दिया गया। यह आंदोलन काफी चर्चित आंदोलन रहा, मतलब चर्चित मतलब काफी फेमस होता है ना, काफी मतलब फेमस हो जाता है, तो काफी फेमस आंदोलन रहा यह जो चिपको आंदोलन। बाद में कई देशों में इसे यहाँ पे स्वीकार भी किया गया था, यहाँ पे कई देशों में इसे स्वीकार किया गया था कि पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को कटाई को रोक लगाना, साथ में उस पर बैन कर दिया गया, बाद में उसको कोई काट नहीं सकता है। चलो एक लाइन में एक इसको समझाने का प्रयास करते हैं, सीधा समझिए। 1970 से 80 के दशक में उत्तराखंड के देहराई वाले क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। वहां के जो जनजाति था, वहां के महिलाएं, ऐसे महिलाएं लोग था, पढ़िएगा बुक में तो आपको मिलेगा, महिलाएं लोग चाहे जनजाति, वहां के जो रहने वाले लोग थे, ठीक है ना, चलाया गया था। यहाँ की स्थानीय मतलब स्थानीय जो वहां का निवास करने वाला है, ठीक है ना, वहां के स्थानीय यहाँ पे जनजातीय ठेकेदार को हरे जो पेड़ थे, हरे पौधे को क्या करते थे, काटने को देखा और उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे और इसे घेर लेते थे, जाके कोई काटे ना, ठीक है ना, घेर लेते थे। इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया और यह आंदोलन काफी मतलब चर्चित में रहा, यानी कि फेमस रहा, चर्चित आंदोलन रहा। बाद में कई देशों में इसे स्वीकार भी किया गया, यानी कि कई देशों में इसे लागू कर दिया गया, वहां का पेड़ कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे चिपको आंदोलन क्या था। और अपना डिफिनेशन थोड़ा इधर उधर करके आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो या क्या सामाजिक सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस नहीं पढ़ रहे हो। साइंस में इधर उधर करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन आर्ट्स में जो होता है सामाजिक विज्ञान में तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। जो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे स्थानीय जनजाति की जगह महिलाओं लोग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 22 नंबर जो क्वेश्चन कर यहाँ पे, मेजनी कौन था। देखिए मेजनी एक आदमी था, तो सबको पता है कि एक आदमी था, लेकिन कौन था। देखो जैसे फेमस जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से मेजनी एक आपको आदमी था, लेकिन कहाँ का, तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। राष्ट्रवादी मतलब वो राष्ट्र की रक्षा करने वाला, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, बहुत सारे हमारे नेता हैं जो हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए वो अपना जान की आहुति दे दिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इटली का महान राष्ट्रवादी नेता मेजनी था। ठीक है ना, तो मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली का क्या चाहता था, वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था वो इटली का। इटली एक देश है, वहां का एकीकरण करना चाहता था कौन, यहाँ पे मेजनी एकीकरण करना चाहता था। इटली के एकीकरण के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। ठीक है ना, मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का भी सदस्य था। एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था कार्बोनारी गुप्त संगठन, उसका एक सदस्य था। उसका एक सदस्य मतलब जानते हैं ना, कोई भी सदस्य बनाया जाता है तो उनमें बहुत सारा आदमी होता है, उसका एक मतलब सदस्य होता है, उसी प्रकार से वो सदस्य था। इटली के इतिहास में जो इटली का जो हिस्ट्री रहा, इतिहास रहा, तो इटली को जो था, इटली के इतिहास में, इटली कौन है, इटली के इतिहास में क्या कहा, इटली के इतिहास में मेजनी को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर मतलब भगवान कहा जाता है, यानी कि जो इटली का जो इतिहास, जैसे कि हमारे यहाँ भगवान किसे कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे नेता जो हमारे भगवान के रूप में कार्य किए, हमको बचाए, जिससे हम लोग क्या, राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, भाई राष्ट्र के पिता क्यों हैं, क्योंकि वो ऐसा काम किए हैं। उसी प्रकार से मेजनी ऐसा व्यक्ति था इटली के लिए जो बहुत सारा वह काम किया था इटली के हित में, इटली के राष्ट्र के हित में। इसीलिए जहां इटली का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें उसको पैगंबर भाषा याद रखना, पैगंबर मतलब भगवान कहा जाता है, पैगंबर मतलब भगवान होता है। ठीक है ना, पैगंबर कहा जाता है। ठीक है ना, इसे इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ तो उन्होंने क्या किया, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, यानी कि निभाया। तो सीधा सीधा कह सकते हैं आप, अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे तो देखो ज्यादा याद करने में नहीं, ज्यादा याद करोगे तो नहीं। और यह जो डिफिनीशन आपको 3 लाइन में लिखा हुआ, भले आपको यहाँ पर 4-5 लाइन में है, क्योंकि इसका लिखने का जो मोटा लिखा हुआ, अगर आप अपने से लिखिएगा तो 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखो लिखना कैसे है। सबसे पहले बात, लिखना कैसे है, आपको जो समझाया क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा मेजनी इटली का क्या था, महान राष्ट्रवादी नेता था।
ठीक है ना। वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्या करना चाहता? वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। सिंपल लाइन में कहा, इटली का, यहां तक आ गए। 1 से 2 लाइन में क्या था? वह इटली का एक महान राष्ट्रवादी नेता था, साथ में इटली का वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसके बाद क्या लिखिएगा? इटली के एकीकरण ने उसने यंग इटली और यंग यूरोप संस्था की स्थापना की। कौन कौन? यंग इटली और यंग यूरोप संस्था का स्थापना किया। साथ में वह एक संस्था चलता था जिसका नाम है यहाँ पे कार्बोनारी गुप्त संगठन, ठीक है ना। उसी प्रकार से नामक स्थापना की। मेजनी जो था, मेजनी क्या था? कार्बोनारी एक गुप्त संगठन था, उसका एक सदस्य भी था। और इटली के इतिहास में उसको पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है। और उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो 3 लाइन में, आप इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो शायद आपको याद हुआ होगा। चलिए, और यह क्वेश्चन देखो 2019 के एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, नोट्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। चाहे आप गेस मिल जाएंगे, बहुत सारा आपको शॉप पे मिल जाता है, गेस मिल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत प्रकाशन आ गए हैं एक घड़ी, ठीक है ना। साथ में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो टीचर के अब पढ़ा तो रहे हैं, सब जगह नोट्स मिल रहा है, लेकिन देखो नोट्स का जो डिफिनीशन होना चाहिए सटीक। ऐसा नहीं कि बुक का जो लैंग्वेज, हमारे पास भी बुक, बहुत सारा बुक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा बुक है हमारे पास अभी भी, ठीक है ना। तो इसमें इसका लैंग्वेज देखोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जो ये लैंग्वेज जो लिखा जाता है वो 2-2 पन्ना का लिख देता है, जो आप कभी भी याद नहीं कर सकते हो। तो लैंग्वेज इजी होना चाहिए जिससे आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। इसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स मिलने से मतलब है भाई 2 मार्क्स मिलना चाहिए हमको, और सही लिखना होगा, लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक कथा लिख दिए और 2 मार्क्स मिल रहा है, क्या फायदा हुआ। और याद करने में कठिनाई, तो याद करने में सटीक आंसर होना चाहिए, इसलिए आप लोग लेने के प्रयास कीजिए। नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1929 में आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेपण वर्णन करें। देखिए 1929 में एक संकट आया था, आर्थिक संकट आया था, और इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्या था, उसी को बताना है। तो सिंपल में आपको इसको 3-4 रीजन लिख देना है। रीजन नंबर 1 क्या लिखिएगा यहाँ पर? रीजन नंबर 1, और जो यहाँ पर लिखा है 1929 में आर्थिक संकटों का निम्नलिखित कारण थे, ये भी आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको रीजन नंबर 1 में लिखिएगा यहाँ पे, खाद्यान्नों के अत्यधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्यों में गिरावट। समझिए, सबसे पहला बात देखिए, आर्थिक संकट का कारण, अगर जैसे कारखाना है, जैसे आपके घर में या आपके गांव में खूब उपजा, फसल खूब उपजा, तो भाई उसका तो अगर ज्यादा फसल उपजेगा जिस साल, तो उसके मूल्य में तो गिरावट आएगा, फिक्स है। कभी कभी देखिएगा धान अगर बहुत ज्यादा हुआ, खूब धान हो रहा है, ठीक है ना, तो धान में उस साल क्या होगा? गिरावट आ जाएगा, उसका दाम बढ़ेगा ही नहीं, घट जाएगा। और जिस साल अगर उपजाऊ कम होगा, उस साल दाम उसका ज्यादा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे खाद्यान्न जो होता है, जो खाद्यान्न समझ रहे, खाद्यान्नों की अत्यधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्यों में गिरावट आना, उसके जो मूल्य है, उसका भाव है, जो उसका प्राइस है, उसमें गिरावट आना, सबसे पहला रीजन था, सबसे पहला कारण था। सेकेंड कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 14 से 19 में हुआ था, आपको याद रखिएगा, पूछ देगा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक हुआ था, ठीक है ना। और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 43 तक हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध किसे कहते हैं? अभी विश्व युद्ध वह होता है जब सब देश लड़ाई करना शुरू कर देता है। भारत को पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान की इटली से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, मतलब सब देश को लड़ना शुरू हो जाता है एक बार। मतलब कभी इसको मारो, कभी उसको मारो, कभी मतलब अपने देश के अगल बगल सबसे लड़ाई शुरू हो जाए, उसको विश्व युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। तो कहा प्रथम विश्व युद्ध में क्या नई तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रथम विश्व युद्ध में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होना, परंतु उत्पादित वस्तुओं को खरीदार बाजार में नहीं मिलना। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद वहां का टेक्नोलॉजी बढ़ा तो टेक्नोलॉजी से होता क्या है कि कम टाइम में अधिक सामान को उत्पाद करना। तो जब आप पता है कि टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी जब बढ़ेगा, उसको हिंदी में तकनीकी बोलते हैं, ठीक है ना। जब तकनीकी बढ़ा तो कम जो सामान पहले उपजाऊ होता था, जिसे कम सामान बनता था, जैसे फैक्ट्री में मजदूर जब अपने से बनाते थे तो दिन भर में 100 बनाते थे, जब तकनीकी आया तो दिन भर में 1000 बनने लगा। तो भाई 1000 बनेगा तो उसका खरीदार भी होना चाहिए ना, जब कोई खरीदेगा नहीं तो उसका सामान का भाव तो गिरेगा ही। तो कहा जब उत्पादन में वृद्धि होने लगा, तो कहा उत्पादन में जब वृद्धि होने लगा तो परंतु उसके जो उत्पादित वस्तु था, जो उत्पादन हुआ, उसका खरीदार नहीं मिलता था, जो बाजार था, बाजार में उसका खरीदार नहीं मिलता था।
इसका संकट था। सबसे पहला तो उसका मूल्य में गिरावट आ गया, क्योंकि अधिक उपजाऊ हो रहा है तो मूल्य में गिरावट। जैसे अधिक सामान बाजार में रहता है, आप जाते हैं मार्केट, अधिक सामान जब रहता है तो उसका कहता है भाई कम करके बेच दो, नहीं तो बिकाएगा नहीं, होता है ना। वही बात है कि जब यहाँ पे कम कर दिया तब पर भी नहीं बिका रहा है, क्योंकि इतना अधिक उपजाऊ मतलब उत्पाद हो रहा है जिससे बाजार में खरीदार ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था यहाँ पे, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के दिए गए कर्ज को वापस मांग लेना। देखिए अमेरिका जब कर्ज दिया था प्रथम विश्व युद्ध से पहले, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले अमेरिका कर्ज दिया था किसको, यूरोपीय देश, जो यूरोप वाले देश है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यूरोप देश में क्या थे, हम लोग तो एशिया में रहते हैं ना, आपको पता है ना एशिया में हम लोग रहते हैं। जो यूरोपीय देश था उसमें कर्ज दिया था, बहुत सारा देश है तो उसमें कर्ज दिया था, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद वापस मांग लिया, भाई वापस दे दो मुझे कर्ज। तो ये तो भाई पहले से वहां पे आर्थिक संकट आया हुआ है, वहां पे पैसा नहीं है, ऊपर से कर्ज जो दिए वापस मांग रहे हो, तो कहां से कोई खरीदेगा। यही कारण था, 3 कारण था, आप 3 आराम से लिख सकते हो। सबसे पहला है कि आपके खाद्यान्नों में अत्यधिक उत्पादन और उसका मूल्यों में गिरावट आना। सेकेंड था प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप तकनीकी का आना और उससे उपजाऊ अधिक होना, यानी कि उत्पाद अधिक होना और उसका खरीदार बाजार में न मिलना। थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो कि अमेरिका द्वारा जो दिया गया कर्ज था यूरोपीय देशों को वापस मांग लेना। सबसे इजी, अच्छा से अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, देखो अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। केकेजी स्टडी सर्च करना, यूट्यूब है, याद रखना। एक और बात, टेस्ट क्यूज देना बहुत जरूरी है। अगर आप कितना हो पढ़ लोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट देने के लिए करना क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे आप केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हो, कहाँ पे, गूगल पे केकेजी क्लासेस सर्च करना है, .com पे जाने का मतलब नहीं, इसे लिखा गया है। तो केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए, केकेजी क्लासेस .com सर्च कीजिए, फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको एक क्यूज का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्यूज जाकर देने की प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। डेली क्यूज चल रहा है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। देखिए औद्योगिकरण ने मजदूर था उसके आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया, उसका प्रभाव डाला। सबसे पहले समझो, देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने का विकास हुआ। कारखाना मतलब उद्योग, फैक्ट्री जानते हैं ना, यानी कि जो उद्योग होता है कारखाना होता है, यानी कि फैक्ट्री का विकास हुआ, ठीक है ना। जिसके सामने कुटीर उद्योग टिक न सका। कुटीर मतलब जानते हैं, मतलब छोटा उद्योग जो घर में काम करते हैं, जैसे कि आप अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, कलम बनाना, ऐसा छोटा छोटा उद्योग होता है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा जब उद्योग है और वही उद्योग जब बड़का चुके आ जाए, आपके घर अगल बगल में बहुत सारा छोटा छोटा उद्योग होगा, कोई साइकिल बनाता होगा, कोई मोटरसाइकिल बनाता, मतलब छोटा छोटा उद्योग, ऐसा जो बहुत छोटा उद्योग हो जो घर में ही काम होता है, तो इसमें 10 12 15 आदमी व्यक्ति काम करता है। जब वही चीज का बनाने वाला बड़ा फैक्ट्री आ जाएगा तो छोटा उद्योग तो गया काम से, ना, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वही कह रहा है यहाँ पे कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां आए, ठीक है ना, फैक्ट्री का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, कुटीर मतलब छोटा उद्योग, मतलब बहुत छोटा उद्योग है कुटीर, चाहे लघु उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके सामने कुटीर उद्योग टिक नहीं सका, मतलब उसका मतलब विलुप्त हो गया, विनाश हो गया, इस वजह से, क्योंकि बड़ा बड़ा जब सामान रहेगा तो छोटका में कौन जाएगा। जैसे कि आप ही सोचो, आपके मार्केट में एक छोटा सा दुकान है, उसके बगल में मॉल खोल दिया जाए तो क्या होगा, छुटकी का, उसमें जाएगा कोई, नहीं जाएगा, बड़का मॉल में जाएगा सब। उसी प्रकार से बड़का जब कारखाना आ गया, बड़ा बड़ा जब फैक्ट्री आ गया, तो छोटका का कौन पूछता है भाई, कहेगा बड़का से लेंगे, है कि नहीं। तो जाने लगा कहाँ पे, बड़े बड़े फैक्ट्री में लोग, छोटका का खत्म हो गया, पतन हो गया। पतन मतलब विलुप्त हो जाना, ठीक है ना। उसका क्या हुआ, कुटीर उद्योग का टिक नहीं सका और उसका पतन हो गया। पतन मतलब विलुप्त हो जाना, उसका पतन हो गया। कुटीर उद्योग जो था, कुटीर मतलब लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, कुटीर उद्योग में क्या हुआ, काम करने वाले लोग जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। भाई बिल्कुल सही है, जब कोई उद्योग चल रहा है उसमें 10 आदमी 20 आदमी काम कर रहा है, अगर वह विलुप्त हो जाएगा, वो जब उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें के काम करने वाले लोग कहाँ जाएंगे। जैसे कि आपके घर में कोई काम होता है, हर साल आपके घर में कोई फैक्ट्री है, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद कर दोगे तो 10 आदमी तो बेरोजगार हो जाएगा भाई। उसके लिए पैसा नहीं है, उसको खाने के लिए आपके घर में जो काम करता है पैसा दे तो उससे खाता पीता है। जब उसके पास पैसे नहीं रहा, जब आपका फैक्ट्री बंद हो गया, तो भाई बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास कोई पैसा नहीं। तो ये कहता है यहाँ पे, काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए, ठीक है ना, हो गए यहाँ पे। उसके पास दैनिक मतलब डेली,
ठीक है ना। दैनिक मतलब सुबह होता है, दैनिक मतलब डेली का जो दिनचर्या होता है उसको दैनिक बोलते हैं, ठीक है ना। दैनिक उपयोग के वस्तुआ, वस्तु मतलब आप जानते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु हम खाने पीने के बहुत सारा वस्तु होता है, ठीक है ना। वस्तुआ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, सीधा समझो। आने के वो सब दैनिक उपयोग के, जो दैनिक उपयोग में क्या होता है, चावल दाल खाना पीना जो भी है, पानी उनी से लेकर A to Z, जो खाने वाली वस्तु दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। सबसे पहले भाई चाहिए आपको ब्रश करने के लिए, पहले तो ब्रश नहीं था, लेकिन दैनिक जीवन में क्या चाहिए, चाय चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है ना, दूध चाहिए, चावल चाहिए, तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सब खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए ना भाई। तो इसको भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि कुटीर उद्योग बंद हो चुका था, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो बिल्कुल मतलब वो बेरोजगार हो चुके थे। क्यों, उसका रीजन क्या था, बड़े बड़े कारखाने, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने आ चुके थे, तो छोटकी से कौन पूछता है। तो क्या था यहाँ पे, दैनिक जीवन में जो दैनिक उपयोग के जो वस्तुआ था वे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहे, पैसे नहीं थे उनके पास, ठीक है। अब वे क्या कर, झुंड बनाकर भाई, अब भाई 100, अब बहुत सारा कुटीर उद्योग है, बहुत सारा लघु उद्योग है, सब में काम कर रहा है 20-20 आदमी। जैसे कभी देखो, आपको सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं, पहले टोटो नहीं चलता था, टोटो मतलब रिक्शा नहीं होता है वो 3 चकिया जहां पे बैटरी चार्ज करके चलाते थे, पहले नहीं था, पहले क्या चलता था, रिक्शा। तो बताइए जो रिक्शा चलाने वाला जो आदमी है वो कहां जाएगा। अब टोटो इतना ना आ गया है, अब टोटो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, ठीक है। अब टोटो लेकिन समझो, तो उसको उसके आने से रिक्शा का कोई पूछता नहीं भाई, रिक्शा वाले कहां जाएंगे बताओ भाई। अब जो रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत करके साइकिल पाँव मार रहे हैं और जाकर पहुंचा रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं करता है। टोटो वाला कहता है भाई 50 रुपये, हाँ चलो भाई पहुंचा देते हैं, और रिक्शा वाले भाई 60 रुपये, तो भाई मेहनत लगता है 60 रुपये लेंगे। अब बताओ भाई कौन पूछेगा उसको, कोई नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो कहां जाएंगे। तो रिक्शा वाले हमला कर दिए उल्टा, देखो क्या करते हैं यहाँ पे। तो वही बड़ा कुटीर उद्योग के जो यहाँ पे मजदूर लोग थे, सबको गुस्सा, भाई पैसा नहीं है, भूख के चलते थे, क्या से क्या लोग कर देता है आपको पता ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या वे झुंड बनाकर, झुंड मतलब ग्रुप बनाकर, जो मजदूर लोग जो थे उनके पास जिन पैसा वैसा नहीं था, भाई कितने दिन भूखे रहेंगे। अब अपने जब शरीर पर आता है तो भाई लड़ना तो पड़ेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। वे झुंड बनाकर क्या करें, घूमने लगे, चारों तरफ घूमने लगे जिने तरह उन्हें, और जहां फैक्ट्री मिलता था वहां मशीन को तोड़ फोड़ देते थे, जो मशीन को तोड़ फोड़ करते थे, एकदम पूरा एकदम एथी कर देते, ठीक है ना, बवाल मचा देते थे। तो क्या झुंड बनाकर घूमने लगे और मशीनों को क्या करने लगे, तोड़ने लगे। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वे आंदोलन भी करने लगे, यानी अपनी स्थिति भाई उसके खाने पीने के लिए नहीं है, तो भाई अगर बड़ा कारखाना है ठीक है, तो हमको उसमें न काम दो, नहीं तो भागो यहाँ से, सिंपल बात, हमको काम दो नहीं तो भागो यहाँ से। तो वह आंदोलन भी करने लगे। इस तरह यहाँ पे औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। मैंने क्या क्या कहा समझिए। सबसे पहला जो यहाँ पे जो औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े फैक्ट्रिया का विकास हुआ, जिसके सामने कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग टिक नहीं सका और उसका पतन हो गया, मतलब विलुप्त हो गया। और जो लघु उद्योग में काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो बेरोजगार हो गए, और उनके पास दैनिक जीवन के उपयोग के लिए भी पैसे नहीं रहे। इसकी वजह से वो क्या करे, झुंड बनाकर वो घूमने लगे और मशीनों को तोड़फोड़ करने लगे। क्या करने, तोड़फोड़ करने लगे और आंदोलन करने लगे। क्या करें, आंदोलन करने लगे, और उसके बाद आंदोलन करने लगे। इस तरह क्या हुआ, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। शायद आपको समझ में आ गया, जो जो मैंने बताया सिंपल और बहुत इजी डिफिनीशन था। शायद इससे इजी डिफिनीशन कभी नहीं हो सकता, इससे इजी परिभाषा शायद कभी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। देखिए बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में बहुत सारा आंदोलन हुआ, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बहुत सारा आंदोलन हुआ, ठीक है ना, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन। लेकिन शुरुआत जो हुआ था वह चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। अप्रैल 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बिहार का एक आपको जिला है चंपारण। चंपारण में 2 जिला आते हैं, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण को मोतिहारी के नाम से जानते हैं, पश्चिमी चंपारण को बेतिया के नाम से जानते हैं। सॉरी आपको बोलते हैं बेतिया बोल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण को हम शायद हम याद नहीं आ रहा है पश्चिमी चंपारण, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो वही है पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, लेकिन वहां का एक जगह है मोतिहारी, लेकिन मोतिहारी फेमस है, ठीक है ना। तो वहां पे चंपारण, जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें नील की खेती जो किसान करते थे उसी को रोक लगाना था। और जो महात्मा गांधी कहां से आए थे, तो वो गुजरात से चंपारण चल के आए थे पैदल। कब आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह से वहां पे शुरू हुआ था। तो क्या क्या हुआ था, मैंने देखो यहाँ पे देखो 1917 है ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ था।
तो देखो शुरू कहाँ से हुआ था किसान आंदोलन, ऐसे ही आंदोलन बहुत सारा हुआ लेकिन शुरू वहीं से हुआ था। देखिए यहाँ पे भारत में पहला किसान आंदोलन बिहार में, सबसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे पहला आंदोलन एक बिहार में चंपारण है। बिहार में 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। पुनः जो मुंगेर में, मुंगेर एक जिला है बिहार का, ठीक है ना, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के अध्यक्षता में फिर क्या हुआ, किसान सभा का स्थापना हुआ। फिर 1928 में बिहार में स्वामी शहाजानंद सरस्वती ने किसान सभा का स्थापना की। पुनः नवंबर 1929 में आप ये सोनपुर, जो आप सोनपुर जानते हैं, सोनपुर मेला में स्वामी शहाजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया। सबसे पहले जो शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह से हुआ था 1917 में, फिर उसके बाद डायरेक्ट चंपारण सत्याग्रह से वहां हो गया मुंगेर में, ठीक है ना। पुनः मुंगेर में क्या हुआ, शाह मोहम्मद जुबैर आपे के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, ठीक है ना, नेतृत्व में किसान सभा का स्थापना हुआ। फिर 1928 में कैसे स्वामी शहाजानंद सरस्वती के नेतृत्व में क्या हुआ, किसान सभा का गठन हुआ। पुनः नवंबर 1929 में सोनपुर में सोनपुर जो मेला है, सोनपुर मेला जो आपके एशिया का सबसे बड़ा मेला है, सोनपुर मेला याद रखना, एशिया का याद रखना। तो सोनपुर मेला में स्वामी शहाजानंद सरस्वती के ने किसान आंदोलन किया। तो याद रखना, सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद यहाँ पे शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, स्वामी शहाजानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। फिर 1929 में स्वामी शहाजानंद के नेतृत्व में क्या सोनपुर में आंदोलन किया गया। यानी कि इतना आंदोलन हुआ कम से कम। इसमें क्या है, एक आंदोलन, दो आंदोलन, तीन आंदोलन, चार आंदोलन, यानी कि टोटल 4 आंदोलन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब इसको आप लिख देना है, लिखना बहुत ईजी है आपके लिए। चलिए, इसको 2 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है, उसके बाद यह याद होगा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नेतृत्व के बारे में बताया गया। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर आपको शाह मोहम्मद जुबैर, यह मेन तो देखो इसको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में मुंगेर में, यहाँ पे देखो पॉइंट देखो, यहाँ पे इसको याद रखना, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे 1928 में क्या स्वामी शहाजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का स्थापना किया गया। उसके बाद पुनः 1929 में कहाँ पे, सोनपुर मेला में स्वामी शहाजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। सिर्फ इतना पॉइंट रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। फिर 1928 में स्वामी शहाजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। फिर 1929 में, नवंबर 1929 में क्या, सोनपुर में स्वामी शहाजानंद के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया, वहां पे किसान सभा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। देखिए राजनीतिक दल क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम आपको आपके घर में जो होता है वो बताता हूँ। लोकतंत्र और राजतंत्र ये थोड़ा बहुत बड़ा है, कितने अधिकतम स्टूडेंट को समझ नहीं आता और राजनीतिक है क्या, पॉलिटी है क्या। देखो सबसे पहले आप मुखिया होता है, तब मुखिया जब होता है तो आपको आपके मुखिया जब आपके चुनाव होता है आपके गांव घर में, तो बहुत सारा मुखिया होता है, मुखिया में चुनाव बहुत सारा लड़ता है। अगर आपके मुखिया में 5 आदमी चुनाव लड़ा, सपोज 5 आदमी, ठीक है ना, उसमें से एक आदमी जीतेगा, जिसको अधिकतम बहुमत मिलेगा वो जीतेगा, जिसको अधिकतम लोग सपोर्ट करेगा। लेकिन जो जीत गया तो सही है, जो 4 को हारा तो वो 4 को क्या करेगा मेरे दोस्त, ये मुखिया जीत गया था, सबसे बड़ा बॉस बन गया भाई, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो 4 को यहाँ पे बैठा हुआ है वो कहा, देखो इसके पास जितना नॉलेज है उसी उतना ही इसके पास भी नॉलेज है, राजनीतिक के बारे में जितना इसके पास नॉलेज है इसके पास भी नॉलेज है, तब ना राजनीतिक में खड़ा है भाई, ऐसी थोड़ी ना खड़ा है। तो राजनीतिक में जितना नॉलेज जितना आपके पास उतना नहीं है, तो जो यह करेगा कुछ भी अगर उल्टा पलटी तो यह विरोध करना शुरू करेगा, यानी कि यह विरोध विपक्ष में जो बैठा रहता है ना, जैसे मोदी जी है, मोदी जी प्रधानमंत्री, उसके विपक्ष में राहुल गांधी है ना, तो जो अगर मोदी जी का कुछ भी अगर करेंगे थोड़ा भी इधर उधर, तो राहुल जी फटाक से आंदोलन करेंगे, शुरू करेंगे, भाई यह गलती हो रहा है इसको सुधारो। अगर सही में अगर गलती है तो लोग सपोर्ट करेंगे, अगर वो सही है तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि विपक्ष में रहना बहुत जरूरी है। जब तक विपक्ष ना रहे, यानी कि विपक्ष में कोई अगर ना रहे अगर राजनीतिक में, तो जो चाहे वो कर सकेगा कोई भी। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है लोकतंत्र में राजनीतिक दल काफी महत्वपूर्ण अदा निभाता है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है यह बताया गया, क्यों आवश्यक है ये बताया गया। चलिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के बिना काम नहीं चलता है।
देखिए लोकतंत्र जो होता है उसमें राजनीतिक दल के बिना काम नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता, आपको पता है, ठीक है ना। राजनीतिक दल ही यहाँ पे जनमत का निर्माण करता है। क्या करता है? जनमत का निर्माण करता है बहुमत प्राप्त करने के लिए। देखिए राजनीतिक दल ही वहां पे बनाता है जनमत, मतलब वो एक हवा उठाता है, इसी से बहुमत प्राप्त होता है। जब तक आपका हवा नहीं बहेगा ना, मेन होता है, देखिए आपको अगर चुनाव जीतना है तो मेन होता है आपका हवा उठना चाहिए, आपका चर्चा हर गली मोहल्ले में होना चाहिए। जब तक आपका चर्चा नहीं होगा ना, आपको वोट नहीं मिलने वाला। राजनीतिक एक ऐसा है, एक दिन में आप हार सकते हैं, एक दिन में आप जीत सकते हैं, आपका हवा होना चाहिए। देखिए 1914 से पहले, सॉरी 2014 से पहले मोदी को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था मेरे दोस्त। इसी 1914 में इतना हवा आया, मोदी 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 इतना लोग करने लगा, सबको के मुंह पे मोदी आ गया और एक बार में हवा उठा जीत गया। उसी प्रकार से जब तक आपका हवा नहीं राजनीति में आएगा ना, कुछ नहीं हो सकता। उसका हवा होना चाहिए, हवा इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के जुबान पे आपका नाम हो, तब आप फटाक से जीत जाओगे। वही कहता है यहाँ पे जनमत का निर्माण कौन करता है? राजनीतिक दल। जिससे क्या होता है? बहुमत, बहुमत मतलब वोट, वोट प्राप्त करते हैं। और क्या करता है यहाँ पे? सरकार बनता है। जब बहुमत प्राप्त करते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त? सरकार बनता है। जब बहुमत प्राप्त करते हैं तो सरकार बनता है तथा जन कल्याण का कार्य करता है। मेरे दोस्त जन कल्याण क्या होता है? लोगों के हित में कार्य करता है मेरे दोस्त, जन कल्याण का कार्य करता है, ठीक है ना। क्या करता है? जन कल्याण का कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल बहुमत नहीं प्राप्त करता वो क्या करते हैं? विपक्ष में रहते हैं। जो राजनीतिक दल अगर बहुमत प्राप्त नहीं करते तो हार जाते हैं, आपको पता है, वो हार जाएंगे। जो विपक्ष में रहेगा क्या करते हैं? वो विपक्ष में बैठे रहते हैं, यानी कि प्राप्त नहीं करते वो क्या करते हैं? विपक्ष में रहते हैं। बहुमत नहीं प्राप्त करते वो विपक्ष में बैठते हैं तथा सरकार की आलोचना करते हैं। जहां सरकार गलतियां करेगा वहां उसका आलोचना करेगा ताकि उसका नाम हो, ठीक है ना। आलोचना करता है और उस पर अंकुश लगाता है और सरकार के तानाशाह को रोकता है, तानाशाह होने से बचाता है, सरकार को तानाशाह होने से बचाता है। समझ गया? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करता है? देखिए गठबंधन की सरकार, जैसे अब देखो बिहार की बात, कल अभी नीतीश चाचा जी है, पलटू राम जी हमारे हैं, क्या है? मुख्यमंत्री है। तो पलटू राम क्या करते हैं मेरे दोस्त? वो पलटू राम इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई ठीक नहीं रहता, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं, इसलिए उनको पलटू राम बोलते हैं। अधिकतम 99% लोग पलटू राम बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई ठीक नहीं है, पलटू राम जी कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि गठबंधन की सरकार राजनीतिक दलों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना, लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए गठबंधन की सरकार में जिसने आप, वो लालू चचा है, ठीक है ना, यानी कि नौवा फेल जो है, यानी कि क्या नाम है उनका, नाम क्या भूला गया, नाम ही याद नहीं है, तेजस्वी, हाँ तेजस्वी और नीतीश दोनों मिलकर क्या एक सरकार बनाया है, जिसको हम लोग सरकार, बिहार का मुख्यमंत्री है। यानी कि इसमें दो गुट है, दो गुट है। एक तो आपका है लालू चचा का सरकार, लालू चचा का है, उसका बाद इधर नीतीश जी का है, दोनों को मिलाकर हम सरकार बनाए, इसमें गठबंधन है। अगर देखो इसमें गठबंधन, दो लोग, दो आप पार्टी मिलकर एक सरकार बनाया है, जिसको बोलते हैं राजनीति, तो मुख्यमंत्री अभी है, ठीक है ना। एक तो है आपका नीतीश जी का है, एक है आपको लालू जी का, लालू जी का बेटा जो है उनका नाम है तेजस्वी जी, दोनों को मिलाकर एक सरकार बनाए जो मुख्यमंत्री है। तो उसमें है क्या मेरे दोस्त? देखो बताते हैं आपको। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब नीतीश जी कुछ काम करना चाहेंगे तो आपका अगर जो उनका उप मुख्यमंत्री, यानी कि उनका जो विपक्ष में, मतलब विपक्ष में जो आदमी के आधा उनका जो भागीदार है, जो बगल में कौन बैठल है? तेजस्वी जी। तेजस्वी इसको उनको कहेंगे यार ये नहीं करो, तो क्या होगा? वो काम करना चाहेंगे लेकिन ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है तो काम नहीं हो पाएगा। अगर फिर यहाँ पे कहेगा, यहाँ पे लालू जी कहेंगे ये काम करो, तो नीतीश जी कहे ना हम ना करेंगे, अगर वो काम कीजिएगा तो हम हार जाएंगे, अलग सरकार गिर जाएगा। तो इससे दबाव होता है। देखो क्या होता है, देखिए जब अनेक दल आपस में चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, यानी कि जो अनेक दल होता है, बहुत सारा पार्टी है, तो चुनाव के पूर्व या चुनाव के बाद, अधिकतम चुनाव के बाद ही होता है, चुनाव से पहले नहीं होता। चुनाव के बाद जब कोई गठबंधन करता है, जैसे कि आपको 20 गो सीट प्राप्त हो, उसको 50 गो, उसको 100 गो, इस प्रकार से मिलाकर आप सरकार बना लिए, ठीक है ना। तो गठबंधन की सरकार होता है। वही कहा, जब अनेक दल आपस में चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, तब गठबंधन की राजनीतिक प्रारंभ होती है, तब वहां पे गठबंधन की राजनीतिक प्रारंभ होती है। गठबंधन की राजनीतिक में, गठबंधन में शामिल हुए दल, जो गठबंधन में शामिल हुए दल जो होता है, अपने निजी हित में
अपना निजी मतलब स्वयं, निजी मतलब स्वयं, हितों में क्या होता है, हितों में, हितों की पूर्ति के लिए, अपने निजी काम के लिए, निजों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। यानी कि देखो, जिसे 4-5 मिलकर एक सरकार, जैसे कि नीतीश जी और क्या किए, आप तेजस्वी जी, दोनों को मिलाकर एक सरकार बना। तो अब भाई उसमें सरकार बने कौन, जिसका ज्यादा सीट होता जाता, जिसका बोलबाला होता है, तो उसमें क्या नीतीश जी सरकार बन गए। उसी प्रकार से 3-4 को दल आपको एक साथ मिलता है तो वो सरकार बना देता है। लेकिन 3-4 को भाई, उसका तो पार्टी है, लेकिन उसका पार्टी तो पीछे है ना, उसके बदौलत ना बने हैं। तो क्या करता है वो, अपना हित के कहेगा भाई तो मुख्यमंत्री बनो, लेकिन हम जिससे कहेंगे वैसे चलना है, ठीक है। तो कुछ काम करना जाएगा तो नहीं, पहले मेरा काम ही कराओ, नहीं तो नहीं कराएगा तो हम छटक जाएंगे, सरकार गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहता है यहाँ पे शामिल हुए, वहां पे हितों में, यानी कि निजी, अपने निजी हितों के लिए पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, ठीक है ना। अपनी मांगों को मंगवाने का प्रयास करता है, अपनी मांग जो होता है, उसका जो मांग होता है उसके मनवाने के लिए प्रयास करता है, ठीक है ना। समय समय पर सरकारों से अलग होने और सरकार गिराने की धमकी देता है। देखो जैसे कि गठबंधन है, तो एक आदमी कहेगा भाई देखो हमारा काम करवाओ, नहीं करवाओगे तो हम अलग हो जाएंगे, अलग जैसी होगा सरकार गिर जाएगा, फिक्स है भाई, ठीक है ना। गिराने की धमकी भी देते हैं, जिससे सरकार जो होता है अस्थिर हो जाती है। सरकार भी अस्थिर, क्या करेगा भाई, मजबूर है, अगर नहीं काम करेंगे तो हट जाएगा तो सरकार गिर जाएगा, एक बार हटेगा सरकार गिर जाएगा। इसे कि दीवार खड़ा है 4 पर, एक खम्मा टूट जाएगा, सब गिर जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या है, सरकार गिराने का धमकी देता है, जिससे सरकार क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। और सरकार को बचाने के लिए क्या करता है, राजनीतिक दलों को काफी गलत निर्णय भी लेने पड़ते हैं, जो यानी कि सरकार को बचाने के लिए, जो सरकार में सत्ता में बैठा है, तो कभी कभी उनको सरकार को बचाने के लिए गलत निर्णय भी करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, क्या है 28 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होता है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप ये संसाधन जो होता है या साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। देखिए जो सरकार के पास, जिसे निजी व्यक्ति, जिसे स्कूल पर जितना सरकार का हक है जितना मेरा हक है, ठीक है ना। यहाँ पे भारत में वही कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होता है जहाँ पे जो संसाधन, कुछ भी संसाधन है, जितना सरकार का हक है जितना मेरा हक है, ठीक है, जितना आपका हक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसे होता है, ऐसा मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं अब समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीपति अर्थव्यवस्था का मिश्रित होता है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीपति अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। भारत एक क्या है, यहाँ पे भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या कि यहाँ पे जितना आप सरकार का हक होता है किसी चीज पर, उतना ही कोई निजी व्यक्ति का हक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार का सबसे पहले पिछड़ेपन का कारण अशिक्षा और शिक्षा का अभाव। यहाँ पे ढंग का शिक्षा कुछ नहीं है, ढंग का कॉलेज नहीं है, ढंग का शिक्षा नहीं है, कोई शिक्षा यहाँ पर ढंग का नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड है, बिहार में लोगों को कृषि पर निर्भरता। यहाँ के 95% लोग कृषि पर निर्भर है, मान लो 100%, कृषि के अलावा कुछ नहीं है, कृषि पर निर्भरता। बिहार में तेजी से बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगा, रोजगार कम होगा, जमीन कम होगा, उपजाऊ कम होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या। 4 नंबर है, बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के फसलों का नष्ट होना। ये तो हर साल का है, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का नष्ट हो जाना, ठीक है ना। 5 नंबर में है आप औद्योगिक दृष्टि से बिहार का काफी पिछड़ा होना। देखिए औद्योगिकरण यहाँ पे कुछ नहीं है, ना कारखाना है ना फैक्ट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से बिहार का काफी पिछड़ा होना, ये सब बिहार का कारण है पिछड़ेपन का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या है, आय का गरीबी के साथ संबंध क्या है। देखिए जिसके पास जितना आय होता है वो उतना धनिक होता है, जिसके पास आय नहीं होता वो गरीब होता है। सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए गरीबी का आय के साथ व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा संबंध है, ठीक है ना, उल्टा। अगर किसी व्यक्ति को आय बहुत अधिक होता है, यानी कि आय मतलब पैसा बहुत अधिक होता है, वह व्यक्ति गरीब नहीं होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का आय बहुत कम होता है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। यानी कि जिसके पास आय अधिक होता है वह व्यक्ति गरीब नहीं होता, जिसके पास आय कम होता है वह गरीब होता है। अर्थात जितनी ज्यादा आय उतना कम गरीब,
जितनी ज्यादा आय होता है उतना कम गरीब होगा, ठीक है ना। और जितना कम आय उतना अधिक गरीब, जितना कम आय उतना अधिक गरीब व्यक्ति, यानी कि उतना अधिक गरीब व्यक्ति होता है। यही कारण है कि आय और गरीब के मध्य व्युत्क्रम संबंध है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा संबंध है, ठीक है ना। क्योंकि जितनी आय बढ़ेगी उतनी गरीबी घटेगी, और जितनी आय घटेगी उतनी गरीबी बढ़ेगी, यानी कि सीधा उल्टा है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त वीडियो कैसा लगा, देखो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है, कांटेक्ट करना है। और अपने तरफ से 100% होकर समझाता हूँ, कोई ऐसे समझाता नहीं है, मैंने समझ जाना, समझोगे मजा आ जाएगा, ठीक है ना। डेली क्लास चल रहा है, तो क्लास ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।